मिचिको हचिया की हिरोशिमा डायरी। बमबारी के ठीक बाद हिरोशिमा में जीवन के बारे में एक दर्दनाक और भयानक कहानी। हचिया ने मरने के करीब अपने अनुभव की एक डायरी रखी। फिर बम विस्फोट से पहले और बाद में हिरोशिमा में एक डॉक्टर के रूप में अपने दोस्तों और साथियों को बचाने के लिए काम किया। एक गहरी कमजोरी मुझ पर हावी हो गई, इसलिए मैं अपनी ताकत वापस पाने के लिए रुक गया। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मैं पूरी तरह नग्न था। कितना अजीब! मेरी दराजें और बनियान कहाँ थे? धीरे धीरे मेरे आसपास की चीज़ें फोकस में आ गई। वहाँ लोगों की छायादार आकृतियाँ थीं, जिनमें से कुछ चलते फिरते भूत जैसे लग रहे थे। अन्य लोग ऐसे हिल रहे थे मानो दर्द में हों, बेजुका की तरह। उनकी बाहें उनके शरीर से बाहर निकली हुई थी और अग्न बाहुएं लटक रही थी। इन लोगों ने मुझे तब तक परेशान किया जब तक मुझे अचानक एहसास नहीं हुआ कि वे जल गए हैं और कच्ची सतहों के आपस के रगड़ने के दर्दनाक घर्षण को रोकने के लिए अपनी बाहें फैलाए हुए हैं। एक नग्न महिला एक नग्न बच्चे को ले जाते हुए सामने आई। मैंने अपनी नज़रें फेर ली। शायद वे स्नान कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने एक नग्न आदमी को देखा और मुझे लगा कि मेरी तरह किसी अजीब चीज़ ने उन्हें उनके कपड़े से वंचित कर दिया है। मेरे पास एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, जिसके चेहरे पर पीड़ा के भाव थे, लेकिन उसने कोई आवाज़ नहीं की। वास्तव में मैंने जो कुछ भी देखा उनमें एक बात समान थी, पूर्णतः मौन। मिस कार्डो ने परीक्षा समाप्त की और एक क्षण में ऐसा लगा जैसे मेरी छाती में आग लग गई हो। उसने मेरे घावों को आयोडीन से रंगना शुरू कर दिया था और कोई भी मिन्नत उसे रोक नहीं सकती थी। आयोडीन सहने के अलावा कोई विकल्प न होने पर मैंने खिड़की से बाहर देखकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की। हिरोशिमा अब एक शहर नहीं, बल्कि एक जली हुई घास का मैदान था। पूरब और पश्चिम में सब कुछ चौपट हो गया था। दूर के पहाड़ मुझे जितना याद था उससे कहीं अधिक निकट लग रहे थे। उशिता की पहाड़ियाँ और निगित्सु के जंगल धुंध और धुएं से चेहरे पर नाक और आँख की तरह दिखाई दे रहे थे। हिरोशिमा कितना छोटा हो गया था। उसके घर गायब हो गए थे। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं था। उनका भोजन तैयार करने वाला कोई नहीं था। सब कुछ अस्त व्यस्त था और मामले को और भी बदतर बनाने वाली थी उल्टी और दस्त। जो रोगी चल फिर नहीं सकते थे, वे जहाँ लेटे थे वहीं पेशाब और शौच कर देते थे। जो लोग चल सकते थे, वे बाहर निकलने का रास्ता महसूस करेंगे और वहाँ खुद को राहत देंगे। अस्पताल में प्रवेश करने वाले या बाहर निकलने वाले व्यक्ति गंदगी में कदम रखने से नहीं बच सकते थे। गंदगी इतनी करीब से फैली हुई थी। रात भर में सामने का प्रवेश द्वार मल से भर गया और कुछ भी नहीं किया जा सका, क्योंकि वहाँ कोई बिस्तरदान नहीं थे, और यदि थे भी तो उन्हें रोगियों तक ले जाने वाला कोई नहीं था।
डॉक्टर ताबूची ने कहा, यह एक भयानक दृश्य था। सैकड़ों घायल लोग जो पहाड़ियों की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे, हमारे घर के पास से गुजरे। उनका यह दृश्य लगभग असहनीय था। उनके चेहरे और हाथ जल गए थे और सूज गए थे और त्वचा की बड़ी बड़ी चादरें उनके ऊतकों से छिलकर बेजुका पर लगे चिथड़ों की तरह नीचे लटक गई थी। वे चींटियों की कतार की तरह चले गए। पूरी रात वे हमारे घर के पास से गुजरते रहे, लेकिन आज सुबह वह रुक गए। मैंने उन्हें सड़क के दोनों किनारों पर इतना घना पड़ा हुआ पाया कि उन पर कदम रखे बिना गुजरना असंभव था। यहाँ तक कि प्रीफेक्चुरल फर्स्ट मेडल स्कूल का स्विमिंग पूल भी मृत लोगों से भरा हुआ था। जब वे आग से बचने की कोशिश में पानी में बैठे तो उनका दम घुट गया होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वे जले हुए नहीं हैं। बताया गया कि किसी भी मरीज को भूख नहीं थी और एक एक करके उन्हें उल्टी और दस्त होने लगे थे। क्या जिस नए हथियार के बारे में मैंने सुना था उससे कोई जहरीली गैस या शायद कोई घातक रोगाणु निकला था? मैंने डॉक्टर हनाओको से यह पुष्टि करने के लिए कहा कि क्या उनके पास उल्टी और दस्त की रिपोर्ट है, और यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई मरीज ऐसा दिखता है मानो उन्हें कोई संक्रामक बीमारी हो। उन्होंने पूछताछ की और बताया कि ऐसे कई लोग थे जिन्हें न केवल दस्त थे बल्कि मल में खून भी आया था, और कुछ को पिछली रात 40 से 50 मल भी आए थे। इससे मुझे विश्वास हो गया कि हम बैसिलरी पैचिस से निपट रहे हैं, और जो लोग संक्रमित थे उन्हें अलग करने के अलावा हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं बचा था। 2 दिनों में मैं इस अराजकता और निराशा के माहौल में घर जैसा हो गया था। ओ डॉसन हॉल मरीजों से इतना भरा हुआ था कि मुझे किसी को परेशान किए बिना चलने की कोई जगह नहीं मिली। उसने अपनी उत्तेजना को दबाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, मुझे अपने द्वारा उठाए गए हर कदम के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी। ओह, ये भयानक था। आखिरकार मैंने किसी के पैर पर पैर रखा, और जब मैंने क्षमा मांगी तो कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने नीचे देखा, और क्या आप जानते हैं कि मैंने क्या किया था? क्या? मैंने पूछ लिया। मैंने एक मरे हुए आदमी के पैर पर पैर रख दिया था, उसने कहा, और कांपते हुए उसकी करीब चली गई। लोग इतनी तेजी से मर रहे थे कि मैंने मृत्यु को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना शुरू कर दिया था और उसकी भयावहता का सम्मान करना बंद कर दिया था। मैं एक परिवार को भाग्यशाली मानता हूँ यदि उसने अपने 2 से अधिक सदस्यों को नहीं खोया हो। मैं अपने मन में ऐसे विचार रखते हुए हिरोशिमा के नागरिकों के बीच अपना सर कैसे ऊंचा रख सकता हूँ, इस सवाल पर कि मरीजों से किसे ऊपर ले जाना चाहिए। जीवत बहस छिड़ गई, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि भीड़भाड़ के बावजूद जली हुई दूसरी मंजिल पहली की तुलना में बहुत कम वांछनीय थी। अंततः यह निर्णय लिया गया
कि स्टाफ सदस्यों के रूप में हमें सबसे पहले ऊपर जाना चाहिए और बाहर के मरीजों के लिए अधिक वांछनीय भूतल को छोड़ना चाहिए। सबसे पहले मुझे स्थानांतरित किया गया और जब मेरे स्ट्रेचर ने लैंडिंग को मंजूरी दे दी तो मेरी जिज्ञासु निगाहें लगभग 30 लोहे के बेड फ्रेम में मुड़े हुए अवशेषों पर टिक गई, जिनमें से प्रत्येक के नीचे मैं या भूसे के गद्दे का एक सफ़ेद राख अवशेष जो कभी उन्हें ढका हुआ था। फर्श पर कोई मजबूत बेड फ्रेम भी नहीं था, लेकिन कंक्रीट के फर्श पर लेटे हुए 2 दिन बिताने के बाद इन बिस्तरों का दृश्य शानदार था। यैको-सान और मुझे एक दूसरे के पास बिस्तर मिले जो बहुत बुरी तरह मुड़े हुए नहीं थे। हमारी सोने की चटाइयाँ तख्ते के ऊपर रखी गई थी और बिना किसी देरी के हम अपने नए कार्टर में जीवन भर फिर से शुरू करने के लिए तैयार थे। डॉक्टर ससाडा, मिस सिसुकीडा और मिस अमाटो हमारे साथ शामिल हो गए और एक-एक करके स्टाफ के अन्य सदस्यों को तब तक ऊपर लाया गया जब तक कि बड़ा कमरा लोगों से जीवंत नहीं हो गया। किसी ने कालिक और राख या पाइप और पर्दे की छड़ों के बारे में शिकायत की होगी जो छत से अजीब तरीके से लटके हुए थे, लेकिन मरीज कभी भी अस्पताल के वार्ड में बैक्टीरिया से इतने मुक्त नहीं रहते थे जितना कि आग से निष्फल किया गया था। ईंटों और छत टाइलों के बिखरे हुए ढेरों को छोड़कर कई एकड़ एक शहर, एक रेगिस्तान जैसा था। मुझे विनाश शब्द के अपने अर्थ को संशोधित करना पड़ा, या मैंने जो देखा उसका वर्णन करने के लिए कोई अन्य शब्द चुनना पड़ा। विनाश एक बेहतर शब्द हो सकता है, लेकिन वास्तव में संचार अस्पताल के आग से जले हुए वार्ड में मेरे लोहे के मुड़े हुए दक्षिणी हवा से हमें सार्डिन के जलने की गंध आ रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि एक ऐसी गंध का कारण क्या हो सकता है, जब तक कि किसने यह नोटिस नहीं करा कि स्वच्छता दल मारे गए लोगों के अवशेषों के दाह संस्कार कर रहे थे। श्री ओकामोटो के साथ बातचीत के दौरान मैं अपने प्रतिष्ठित आगंतुक का सम्मान करते हुए बिना कुछ सोचे समझे उठ बैठा। उसके जाने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि बैठने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं बिना दर्द के बैठ सकता हूँ तो क्या मैं खड़ा नहीं रह सकता? मैंने तब तक इंतज़ार किया जब तक कोई नहीं देख रहा था और कोशिश की, लेकिन मेरे कूल्हे में टाँके खींचने लगे। इसलिए कुछ हद तक निराश होकर मुझे लेटना पड़ा। फिर भी इस प्रयोग ने मुझ में आत्मविश्वास जगाया। एक बार जब मेरे टाँके खुल गए तो मुझे यकीन हो गया कि मैं फिर से सक्रिय हो सकता हूँ। आज मरीजों पर डॉक्टर हनाओको की रिपोर्ट अधिक विस्तृत थी। एक अवलोकन ने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया। चोट के प्रकार के बावजूद लगभग सभी के लक्षण समान थे। सभी को भूख कम लग रही थी। अधिकांश को मतली
और गैसीय अपच था और आधे से अधिक को उल्टी थी। एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति ने कल मुंह में दर्द की शिकायत की और आज उसके मुंह में और उसकी त्वचा के नीचे कई छोटे छोटे रक्तस्राव दिखाई देने लगे। उनका मामला इसलिए अधिक हैरान करने वाला था क्योंकि वह कमजोरी और मतली की शिकायत लेकर अस्पताल आए थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें कोई चोट लगी है। आज सुबह अन्य रोगियों में चमड़े के नीचे छोटे छोटे रक्तस्राव दिखाई देने लगे थे और कुछ को मल के साथ खून आने के अलावा खांसी और उल्टी भी हो रही थी। एक गरीब महिला के गुप्तांगों से खून बह रहा था। इन मरीजों में से एक भी ऐसा नहीं था जिसमें ऐसे लक्षण हों जो हम जानते हों। जब तक कि आप उन लोगों को माफ़ नहीं कर सकते जिनमें मरने से पहले गंभीर मस्तिष्क रोग के लक्षण विकसित हो गए थे। फिर कोई मेरी विफलता और किसी विस्फोट को सुनने में दूसरों की विफलता का कारण कैसे बता सकता है, सिवाय इस आधार के कि वायुमंडलीय दबाव में अचानक परिवर्तन ने आसपास के लोगों को अस्थायी रूप से बहरा बना दिया था। क्या हम जो रक्तस्राव देखना शुरू कर रहे थे उसे उसी आधार पर समझाया जा सकता है? एक आखिरी सवाल जो पूछने से मैं लगभग डर रहा था। एक अफवाह फैल रही थी कि रूस जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया है और तूफानी बाढ़ की तरह मंचूरियों पर आक्रमण कर रहा है। लेफ्टिनेंट तनाका ने अफवाह की पुष्टि को लेकिन विस्तार से नहीं बताया। बाद में दिन में खबर आई कि नागासाकी पर बमबारी करने के लिए एक रहस्यमय नए हथियार का इस्तेमाल किया गया था जिसका परिणाम हिरोशिमा जैसा ही था। इससे एक तेज चमक और तेज आवाज़ भी पैदा हुई थी। पिकाडान को हमारी शब्दावली में एक नए शब्द के रूप में स्वीकार किया गया था। हालांकि कुछ लोग जैसे बूढ़ी श्रीमती साकी जो बमबारी के समय शहर में थी केवल पीका हो रखती थी। जो लोग शहर से बाहर थे उन्होंने पिकाडॉन कहने पर जोर दिया। आखिरकार बाद वाले की जीत हुई। नागासाकी पर बमबारी की खबर के बाद फूचू से एक आदमी अविश्वसनीय कहानी लेकर आया कि जापान के पास भी वही रहस्यमय हथियार था, लेकिन अब तक उसने इसे एक सख्त रहस्य रखा था और इसका इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि इसे इतना भयानक माना गया था। इस आदमी ने आगे कहा कि नौसेना के एक विशेष हमलावर दस्ते ने अब अमेरिका की मुख्य भूमि पर बम का इस्तेमाल किया था और उसकी खबर जनरल मुख्यालय से कम किसी स्रोत से नहीं आई थी। यदि सैन फ्रांसिस्को, सैन डिएगो और लॉस एंजलिस हिरोशिमा की तरह प्रभावित हुए होते तो उन शहरों में कितनी अराजकता होती। आखिरकार जापान जवाबी कार्रवाई कर रहा था। वार्ड में पूरा माहौल बदल गया और हिरोशिमा पर बमबारी के बाद पहली बार हर कोई प्रसन्न और उज्जवल हो गया। जो लोग सबसे अधिक आहत हुए थे वे सबसे अधिक खुश थे।
चुटकुले बनाए गए और कुछ लोग विजय गीत गाने लगे। जवानों के लिए प्रार्थनाएं की गई। अब हर कोई आश्वस्त था कि युद्ध का रुख बदल गया है। जवानों के लिए प्रार्थनाएं एक चमत्कार के साबित हुई। आखिरकार परमाणु बम का विस्फोट एक भयानक चीज है। एक परमाणु बम। मैं बिस्तर पर बैठते हुए चिल्लाया, यह वह बम क्यों है जिसके बारे में मैंने सुना है कि यह फट सकता है। साइपन और 10 ग्राम से अधिक हाइड्रोजन के साथ नहीं। यह सच है कि इचिरो सान ने पुष्टि की। मुझे इसकी जानकारी इवाकुनी के नौसैनिक अस्पताल में मिली थी, जहां वे हिरोशिमा के पीड़ितों का अध्ययन और इलाज कर रहे हैं, जो किसी भयानक बीमारी से ग्रस्त हैं। एक अन्य आवाज़ ने टिप्पणी की, क्योंकि आज रविवार है, यही एकमात्र कारण नहीं है इतने कम लोग आए हैं। किसी ने मुझे बताया कि जो लोग पिका के बाद से हिरोशिमा में आ रहे हैं वे बीमार हो गए हैं, कुछ तो मर भी गए। दूसरे ने सहमति व्यक्त की। मैंने अफवाहें सुनी हैं कि हिरोशिमा में एक गैस फैल गई है जो इसमें सांस लेने वाले किसी भी व्यक्ति को मार देगी, क्योंकि कहा गया था कि बम गोकाकू श्राइन की तोरी के पास फटा था। मैंने उस दिशा में पैडल मारा और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि तोरी अभी भी खड़ा था। यहाँ तक कि इसके केंद्र में पदक भी बचा रहा, लेकिन क्षेत्र में बाकी सब कुछ या तो नष्ट हो गया या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। निसंदेह आपने सुना होगा कि हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। डॉक्टर किताजिमा ने उत्तर दिया, ठीक है, मुझे पता चला है कि अगले दिन 75 वर्षों तक कोई भी हिरोशिमा में नहीं रह पाएगा। मनुष्य के मन जितना अस्थिर कुछ भी नहीं है, खासकर जब वह थका हुआ हो। कभी धीरे धीरे, कभी बिजली की तेजी से मेरा मन ताकत और कमजोरी का भ्रम था, कभी जुड़ा हुआ, कभी अलग हुआ। कुछ मिनटों के लिए मैं अपना दिमाग खो बैठा और तेजी से बेसमेंट की ओर चला गया, जहां अन्य लोग इकट्ठे थे। वहां कोई भी स्टाफ नहीं था और मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं वार्डों में असहाय पड़े इतने लोगों के साथ रहूँगा तो मैं एक बुरा उदाहरण स्थापित करूँगा और अस्पताल को बदनाम करूँगा। अगर मौत दोबारा इस अस्पताल में आती तो वार्डों में मेरी जगह होती। संयमित होते हुए मैं तहखाने से बाहर निकला और जो भी मुझे मिला उससे कहा कि वह जितनी जल्दी हो सके वहाँ उतरें और उन सभी को अपने साथ ले जाएं जिन्हें ले जाया जा सकता है। फिर मैंने अस्पताल के बीच में एक स्टेशन ले लिया। जो लोग बचे थे खिड़कियों से बाहर देख रहे थे और शहर के ऊपर से उड़ान भर रहे विमानों की भयावह आवाज़ सुन रहे थे। इसके अलावा हमारे पास कोई रेडियो भी नहीं था। मेरे लिए यह एक आशीर्वाद की तरह था, क्योंकि सभ्यता के कुछ तथाकथित लाभों के बिना होने से मुझे आत्मा और कार्य की स्वतंत्रता मिली, जिसका आनंद आपने टेलीफोन
रेडियो और समाचार पत्रों के साथ नहीं ले सकते थे। मेरा मानना है कि अधिकारी उस जोखिम भरे स्थान पर लोगों को नदी में कूदने से रोकने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पार्क की सीमा पर नदी 100 मीटर से अधिक चौड़ी है। विपरीत किनारे से हवा के माध्यम से आग के गोले बह रहे थे और जल्द ही पार्क में देवदार के पेड़ जल गए। अगर गरीब लोग पार्क में रुकते तो उन्हें भीषण मौत का सामना करना पड़ता, और अगर वे नदी में कूदते तो पानी वाली कब्र का सामना करना पड़ता। मैं चिल्लाने और रोने की आवाज़ सुन सकता था, और कुछ ही मिनटों में वे डोमिनोज की तरह नदी में गिरने लगे। इस गहरे जोखिम भरे स्थान पर सैकड़ों लोग कूद गए या नदी में धकेल दिए गए और अधिकांश डूब गए। दृश्य अविश्वसनीय था। अपने लिए मैं वहां नदी में लेट गया, और जब चाट की लपटों से गर्मी असहनीय हो गई तो मैंने अपने सिर पर पानी छिड़का। मैं प्रसारण के लिए तैयार था, ताकि हमें गहराई से जानने और अंत तक लड़ने के लिए कहा जा सके। लेकिन इस अप्रत्याशित संदेश ने मुझे स्तब्ध कर दिया। यह सम्राट की आवाज़ थी, और उसने आत्मसमर्पण की शाही उद्घोषणा पढ़ी थी। मेरे मानसिक तंत्र ने काम करना बंद कर दिया, और मेरी आंसू ग्रंथियां भी बंद हो गई। कमरे में मौजूद अन्य लोगों की तरह मैं भी सम्राट की आवाज़ के उल्लेख पर ध्यान में आया था, और कुछ देर के लिए हम सभी चुप और ध्यान में रहे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मेरे दांत किटकिटाने लगे, और मुझे अपनी पीठ पर ठंडा पसीना बहता हुआ महसूस हुआ। अस्पताल में अचानक हंगामा मच गया, और कोई कुछ नहीं कर सका। कई लोग जो शांति के प्रबल समर्थक थे, और अन्य जो पिका के बाद युद्ध के प्रति अपना स्वाद खो चुके थे, अब समर्पण एक सिद्ध तथ्य, अटाकट्य और अंतिम रास्ता था। जिन लोगों ने यह खबर सुनी थी, उनके लिए इससे कोई राहत नहीं थी। सब कुछ खो जाने और अधिक खोने का कोई डर न होने के कारण वे हताश हो गए। मैं भी ऐसा ही महसूस करने लगा। खूनी अंत तक लड़ो और मर जाओ। जख्मी शरीर के साथ जीने की कोशिश क्यों करें? क्या शर्म और अपमान में जीने के बजाय अपने देश के लिए मरना और पूर्णता के साथ जीवन जीना बेहतर नहीं होगा? एक शब्द समर्पण ने हमारे शहर पर बमबारी से भी बड़ा सदमा पहुंचाया था। जितना अधिक मैंने सोचा, मैं उतना अधिक अभाग और दुखी होता गया। रात के दौरान हीरो 1 से 00 वायुसेना की टुकड़ी ने हैंडबिल वितरित किए जाने पर लिखा गया था, युद्ध जारी रखो, आत्मसमर्पण मत करो। जैसे ही प्रतिरोध का ये संकेत लाए गए समाचार सीए, मुझे यह पता चला कि शाही बेड़ा शिकोकू के पानी में हमला कर रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसे अच्छी खबर मानते थे, लेकिन मुझे डर था कि यह कुछ युवा अधिकारियों द्वारा किसी शिकायत को संतुष्ट करने के लिए
बहादुरी दिखाने का प्रयास है। कुछ मरीज खुशी से चिल्लाए, लेकिन मुझे उन लोगों के लिए दुख हुआ जिन्होंने आत्मसमर्पण के लिए मौत को चुना। मुझे जल्द ही पता चला कि चमड़े के नीचे रक्तस्राव की प्रवृत्ति उन लोगों में सबसे अधिक थी जो विस्फोट के केंद्र के पास थे, और जो लोग घायल नहीं दिख रहे थे उनमें अब पैंटचिया दिखाई दे रहा था, क्योंकि धब्बों में ना तो खुजली थी और ना ही दर्द। इसलिए मैं उनकी उपस्थिति के बारे में बताने में असमर्थ था। मुझे यह भी पता चला कि लोग हिरोशिमा में आए थे लूटपाट और सामान लूटने के लिए। मैंने अपना दौर जल्दी शुरू कर दिया। मौतों की संख्या में काफ़ी कमी आई थी, लेकिन प्रत्येक दिन 1 या 2 रोगियों की मृत्यु हो गई, और प्रत्येक मामले में मृत्यु से पहले पेटिसिया विकसित हो गया। ब्रह्म रोगियों में पेटिसिया विकसित हो रहा था, और आज एक और लक्षण स्पष्ट हो गया। कई मरीजों के बाल झड़ने लगे थे। इन लोगों का रंग खराब था, और मेरे मन में ख्याल आया कि अगर हमारे पास एक माइक्रोस्कोप होता तो रक्त परीक्षण से उनके दिखने के कारण पर कुछ प्रकाश पड़ सकता था। अच्छी खबर यह आई कि श्री ओकुरा की पत्नी जीवित थी। जब विस्फोट हुआ, श्री ओकुरा और उनकी पत्नी अपने घर के नीचे दबे हुए थे। वह खुद को छुड़ाने में कामयाब रहा, और उसने श्रीमती ओकुरा को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही घर धधकती आग में तब्दील हो गया, और उसे बचाने के अपने प्रयासों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब आग शांत हुई, श्री ओकुरा अपने घर के खंडरों में लौट आए, और उन्हें कुछ जली हुई हड्डियां मिली, जहां उन्होंने आखिरी बार अपनी पत्नी की आवाज़ सुनी थी। श्री ओकुरा इन हड्डियों को अपनी पत्नी की हड्डियों के रूप में मानते हुए उन्हें वापस ले आए और अस्पताल की वेदी के सामने रख दिया। दूसरे दिन श्री ओकुरा अस्थियों को देश में अपनी पत्नी के परिवार के घर ले गए, जहां उन्होंने अपनी पत्नी को सुरक्षित और स्वस्थ पाया। वह किसी तरह जलते हुए घर से बच निकली थी, और वहां से गुजर रहे सेना के एक ट्रक ने उसे उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। माइक्रोस्कोप स्थापित करने और रक्त गणना की तैयारी करने में कोई समय बर्बाद नहीं हुआ। हमारे कमरे में मौजूद 6 लोगों में श्वेत रक्त की संख्या 3000 के आसपास पाई गई, जो 6000 से 8000 की सामान्य गिनती के आधे से थोड़ा कम था। कुछ रोगियों की संख्या केवल 500-600 थी, हालांकि अधिकांश की संख्या 2000 के आसपास थी। गंभीर रूप से बीमार एक मरीज की गिनती 200 थी, और उसका रक्त लेने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह बहुत जल्दी ही स्पष्ट हो गया। जिन रोगियों में रक्त की मात्रा कम थी, उनमें सबसे खराब रोग का निदान था। श्री शियोटो हमारे प्रबंधक थे,
और कई दिनों से अपने पद पर वापस आ गए थे। जब वह चलने में सक्षम हुआ तो उसने जो पहला काम किया वह 2 बैगों के साथ आना था, जिनमें से प्रत्येक में सिगरेट के 50 पैकेज थे। मुझे यह कभी नहीं पता चलेगा कि उन्हें ये कहाँ और कैसे मिले, लेकिन आप हमारे आश्चर्य और खुशी की कल्पना कर सकते हैं। मैंने कभी किसी तंबाकू की दुकान के बाहर इतना तंबाकू नहीं देखा था और कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी सारी सिगरेटें हमारे पास आएंगी। कुछ समय के लिए अपने इस अप्रत्याशित इनाम का बेहतर आनंद लेने के लिए पैकेजों का प्रदर्शन पर रखा। पूरे अस्पताल में आदतन धूम्रपान करने वालों ने राहत की सांस ली। क्यों एक अच्छा मजबूत कामकाजी आदमी सिगरेट के एक पैकेट के साथ अधिक काम कर सकता है, उसी प्रकार हमारे छात्र सहायकों की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। जब तक हमारे पास सिगरेट की प्रचुर आपूर्ति है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं अपने घावों के बाद पीका के बाद से नहीं नहाया था। मेरे जांघ के घाव अभी भी ऐसे लग रहे थे मानो घाव में धूल और गंदगी थी। ऐसा क्यों था? क्या टिटनेस के रोगाणु पीका द्वारा मारे गए थे या हमने टिटनेस को नज़रअंदाज कर दिया था? जब सब कुछ अस्त व्यस्त और अस्त व्यस्त हो गया था, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। मैंने मन में सोचा, युद्ध से पहले किंशी सिगरेट के एक पैकेट की कीमत 8 सेन थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो 7 सेन के अतिरिक्त कर लगाया गया, जिससे कीमत बढ़कर 15 सेन हो गई। बाद में कीमत बढ़कर 23 सेन हो गई और युद्ध खत्म होने से पहले कीमत 35 सेन तक बढ़ गई थी। सिगरेट का मूल्य अब पैसे से भी अधिक हो गया है, इसलिए मैं अकेला नहीं था जो कुछ कश पीता था और फिर सिगरेट पीने के लिए रख देता था। हिरोशिमा के खंडहरों में पैसे का कोई मूल्य नहीं था और सिगरेट ने विनिमय के माध्यम के रूप में स्थान ले लिया। ये 35 सेंट सिगरेट अब हिरोशिमा में 300 से 500 सेंट लाएंगे। आज सुबह मानो मेरे मौन प्रार्थना के उत्तर में सैन्य सामान की एक बड़ी खेप आ गई। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि इसमें मच्छरदानी, कंबल और जूते, दोनों चप्पलें और बैराक के जूते थे। मैंने यह सुनिश्चित किया कि बाद वाले को महिलाओं के बीच वितरित किया जाए। सभी के लिए पर्याप्त कंबल नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें अस्पताल के लिए मांगा और मरीजों को वितरित किया। पहले 2 या 3 के भीतर मरने वाली सभी रोगियों में एक विशेषता सामान्य थी। जब बम विस्फोट हुआ तो सभी हाइपो सेंटर से 1000 मीटर से भी कम दूरी पर थे। इसलिए यह मेरे लिए स्पष्ट हो गया कि जो व्यक्ति हाइपो सेंटर के जितना करीब होगा, उसके मरने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। देर रात डॉक्टर तमागावा ने यह कहकर मेरी नींद में खलल डाला
कि उन्होंने जिन मामलों में शव परीक्षण किया है उनमें शरीर के हर अंग में बदलाव पाया है। अब तक हमने कम सफ़ेद गिनती को बीमारी की विशेषता के रूप में समझा था, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि यह बीमारी की केवल एक विशेषता थी जिसमें प्लेटलेट्स भी शामिल थे। प्लेटलेट्स की अनुपस्थिति रक्तस्राव के लिए जिम्मेदार थी और रक्तस्राव मृत्यु का तात्कालिक कारण था। मैंने कुछ दिनों से इसे शौचालय का उपयोग नहीं किया था। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह कितना गंदा था। इसे शायद ही शौचालय कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें ज़मीन में खोदे गए एक लंबे गड्ढे में फेंके गए ढीले बोर्ड शामिल थे। यह छेद बिना पचे हुए मल, खाता बहियों, मेडिकल पत्रिकाओं और यहाँ तक कि क्रम्पैल डायग्नोस्टिक्स के कुछ पन्नों से फटे गए कागज़ के टुकड़ों और सतही जल निकासी घटना से लेकर भारी बारिश के गंदे पानी से आधा भरा हुआ था। उस स्थान की अत्यधिक गंदगी एक छोटे से मेंढक की उपस्थिति से और अधिक स्पष्ट हो गई थी, जो एक कोने में पुआल की चटाई के नीचे बैठा हुआ था। बात करने के लिए कोई नहीं होने के कारण मैं जल्द ही बिस्तर पर चला गया, लेकिन मैं सो नहीं सका क्योंकि बिस्तर अभी भी गीला था। इसके अलावा मैं श्रीमती चौदो के बच्चे के विचार को अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। उसके बारे में सोचते हुए बमबारी से बचे अन्य अनाथों की याद आ गई। एक 8 साल की लड़की थी जिसका एकमात्र घर अब अस्पताल था, क्योंकि उसकी एकमात्र रिश्तेदार उसकी दादी की मृत्यु हो गई थी। वहाँ तक 13 साल का लड़का और उसकी 8 साल की बहन थी, जो अपने माता पिता की तलाश में अस्पताल आए हुए थे। उन्हें अपनी माँ और एक बड़ा भाई मिला, लेकिन वे दोनों मर गए और इन बच्चों को दुनिया में अकेला छोड़ दिया। श्री मिज़ोगुची ने कैमोबेश उन्हें अपनाया। आकर्षक, अच्छे व्यवहार वाले, बुद्धिमान ये बच्चे अस्पताल में सभी के पसंदीदा बन गए। कुछ पुराने दोस्त 2-3 करके आए और हमने एक दूसरे को जीवित होने की बधाई दी। सुबह का अधिकांश समय मैंने कागजात व्यवस्थित करने और हमारे निष्कर्षों की रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक सांख्यिकीय डेटा एकत्र करने में बिताया। मैं फिर असमंजस में पड़ गया। काम खत्म होता देखने के लिए अधीर होकर मैंने काम को ही उपेक्षा कर दी। यह अब बकवास जैसा लगता है। वहाँ कुछ 20 या 30 सैनिक भी दिख रहे थे और वे खुशी से ताली बजा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि B-29 को मार गिराया गया है और पायलट भागने की कोशिश कर रहा है। निसंदेह मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना था कि आकाश सुंदर था। विशेषकर उन लोगों को परिभाषित बादलों की तस्वीर दिख सकता है। अपने लगातार बदलते रंग वाले इस बादल के जन्म के समय ही हिरोशिमा का सफाया हो गया था। यही वह क्षण था जब हिरोशिमा शहर, जो कई वर्षों की काम में परिणति था, अपने अच्छे नागरिकों के साथ सुंदर आकाश में गायब हो गया। सामान्य तौर पर मैंने पाया कि हाइपो सेंटर के निकटतम लोगों में सबसे गंभीर लक्षण होते हैं और दूरी जितनी अधिक होगी
लक्षण उतने ही कम और हल्के होंगे। हालांकि कुछ अपवाद भी थे। हाइपो सेंटर के बिल्कुल नज़दीक के कुछ रोगियों में न्यूनतम लक्षण थे और सफ़ेद गिनती लगभग सामान्य थी। इन मामलों का अलग अलग अध्ययन करके मुझे इसका कारण पता चला। इन रोगियों को प्रबलित कंक्रीट की इमारतों, बड़े पेड़ों या अन्य बाधाओं से बचाया गया था। लोग शहर की खदानों का उल्लेख करने लगे थे, जिसका अर्थ खंडहरों में दबी हुई मूल्यवान वस्तुओं से था। कुछ ने नियमित व्यवसाय बनाया, शहर की खदानों में खुदाई का कार्य। सबसे पहले मुझे लगा कि इस तरह की चीज़ किसी की गरिमा के नीचे है, लेकिन जितना अधिक मैंने सोचा उतना ही अधिक मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। आज जब मैंने दौरा किया तो मुझे 2 नई अफवाहें मिली। इसका प्रभाव यह था कि पिका के बाद हिरोशिमा आने वाले लोगों में अब विकिरण बीमारी विकसित हो रही थी। दूसरी अफवाह में दावा किया गया कि जो लोग हिरोशिमा में रहेंगे वह गंजे हो जाएंगे और 1 साल में ही मर जाएंगे। मरीजों की संख्या अभी भी कम हो रही थी, लेकिन जो बचे थे उनकी स्थिति स्थिर थी या उनमें सुधार हो गया था। यदि याद करके हम चकित हो गए कि कैसे युद्ध के दौरान सैन्य सेवाओं को इन आपूर्तियों के साथ प्रदान करने के लिए हमारी आय पर 80% तक कर लगाया गया था। अब जब युद्ध समाप्त हो गया था तो शायद कर इतना अधिक नहीं होगा। हम में से किसी ने पुनः निर्माण के विषय में नहीं सोचा। जितनी देर हमने बात की, हम उतनी ही अधिक दार्शनिक और आशावादी हो गए। देर रात हम इस सुखद विचार के साथ रुके कि हम एक शांतिपूर्ण देश में बेहतर जीवन की उम्मीद कर सकते हैं, जहां कर आसान होंगे और हमारे ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कोई सख्त सैन्य पुलिस नहीं होगी। अगर आप मन लगाकर खाएंगे तो आपको ठीक होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे भूख वाले रोगी के मरने की संभावना नहीं है। याद करना, आराम और पोषण सबसे अच्छी दवाई हैं जो आप ले सकते हैं। शिक्षा से चरित्र में सुधार नहीं हो सकता। इसका खुलासा तब होता है जब व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस नहीं होती। शिक्षा एक आवरण है, एक आवरण, चाहे वह शिक्षित हो या ना हो। तनाव के समय मनुष्य अपने असली चरित्र उजागर कर देता है और मजबूत जीत हासिल करता है। कहावतें उलट जाती हैं और शक्ति न्याय बन जाती है और जन्म चरित्र से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर बल देश पर शासन करता है। मेरा पेट बेहतर हो गया और कमजोरी इतनी कम हो गई कि मैं उठकर मेस रूम में पेंसिल और कागज़ लेने चला गया। मैं अपनी डायरी को अद्यतन रखना चाहता था, क्योंकि श्री यामशिता के लेखन को पढ़ने के बाद मुझे आशा थी कि मैं गद्य या कविता में विचारों के उस भ्रम से बच सकता हूँ जो किसी के विचारों को बहुत लंबे समय तक रिकॉर्ड ना किए जाने से उत्पन्न होता है। मैंने हिम्मत जुटाते हुए उनसे अंग्रेजी में कहा,
आप कैसे हैं? जवाब में एक अधिकारी ने मुझे सिगरेट की पेशकश की। डरते डरते मैंने इसे स्वीकार कर लिया और उसने अपने लिए जलाने से पहले मेरे लिए इसे जलाया। सिगरेट की गंध मनभावन थी और उसके सिगरेट पैक पर बड़े लाल घेरे ने मुझे प्रभावित किया। हमने अस्पताल का दौरा किया और अपनी कमजोरी के बावजूद मैंने उन्हें वह सब कुछ दिखाने की कोशिश की जो मैं कर सकता था। जब हम चारों ओर देखना समाप्त कर चुके और अस्पताल के प्रवेश द्वार पर लौटे तो उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और अलग होते हुए जापानी भाषा में सयोनारा के बजाय कोनाचिवा कहा। जो लोग आसपास खड़े थे वे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे क्योंकि कोनिचिवा अंग्रेजी के गुड आफ्टरनून के समान एक जापानी अभिवादन है। मैं भी हंसा और युवा अधिकारी भी मेरे साथ हंसे। वे अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ अपने ट्रक में चढ़े और तब तक हाथ हिलाते रहे जब तक कि वे नज़रों से ओझल नहीं हो गए। मुझे अभी भी याद आया कि जब आज अमेरिकी आए थे तो मैंने उनका स्वागत "आप कैसे हैं" के बजाय अलविदा कहकर किया था। बाद में मैंने उनसे कहा, "मैं एक बौद्ध हूँ", मैंने उत्तर दिया, और बचपन से ही मुझे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना सिखाया गया है। मैंने अपना घर और धन खो दिया है और मैं घायल हो गया हूँ, लेकिन इसकी परवाह किए बिना मैं इसे भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी पत्नी और मैं जीवित हैं। मैं इसके लिए आभारी हूँ। भले ही मेरे पड़ोस में हर घर में कोई ना कोई मरने वाला था। अधिकारी ने कठोरता से उत्तर दिया, "मैं आपकी भावनाओं का साझा नहीं कर सकता। अगर मैं तुम होते तो मैं देश पर मुकदमा कर देता।" अधिकारी कुछ देर तक खड़ा रहा और खिड़की से बाहर देखता रहा। अंत में वह और उनकी पार्टी चले गए। उसके जाने के बाद मैंने अपने दोस्तों को बताया कि उसने क्या कहा, "देश पर मुकदमा करो"। मैंने अपने आप से बार बार दोहराया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने इसे कितनी बार दोहराया और मैंने कितना भी सोचा। यह कथन पूरी तरह से समझ से बाहर था। जब मैं इन लोगों की दयालुता के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई भी बदले के विचारों को नज़रअंदाज कर सकता है। और इस क्षण भी जब मैं उन दिनों और उन दोस्तों को याद करता हूँ तो मेरे दिल में कुछ गर्माहट महसूस होती है। धन्यवाद।